किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और बाहरी दीकू और एक स्वर्णिम की कल्पना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जो कि पूरा थ्योरी में पूरा ही नहीं पढ़ा देते हैं, जो अंडरलाइन है, जो मतलब हाईलाइट कर दिया गया है उसी को पढ़ाते हैं, क्योंकि हाईलाइट वो ही करा है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको ज़्यादा उस पर गौर दीजिएगा। क्योंकि थ्योरी में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ाते जा रहे हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो जो नए आए हुए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके और डेली वाइज क्लास ज्वाइन कर सको। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी से अच्छे से पूरा डिटेल्स में समझोगे, स्टोरी वाइज कहानी को समझोगे अगर, तभी तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। कभी भूलोगे भी नहीं, याद भी रहेगा कि वो स्टोरी इस प्रकार की थी और वो कहानी इस प्रकार की थी। तो वो भूलते नहीं हम चीज़ें, और हमें ऐसे ही पढ़े उड़ाते जाए दिमाग से तो वो भूल जाते हैं। तो इसको अच्छे एक संत दिमाग से बैठ जाइए और अच्छे से सुनिए, और जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है, लिखते जाइए। क्योंकि अभी 1857 की क्रांति 19वीं सदी तक आ गए थे, पढ़ रहे थे। अब 1800 से आगे भी पढ़ रहे हैं। जनजाति को जानेंगे आज हम, आदिवासियों को जानेंगे, मतलब वो बिरसा मुंडा किस प्रकार से था, क्या करता था, उसके बारे में समझेंगे आज। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये, बहुत जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी करवाई जा रही है, 6 की होगी, 7 की होगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सारे। क्योंकि लेंदी है, लेकिन कुछ चैप्टर लेंदी है तो डिवाइड करके 2 क्लासेस करवा दी गई, और जो कम है वो एक ही में हो जाता है। तो आप डेली क्लास लीजिए, तभी आपके एग्जाम पेपर भी लगवाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाएंगे। पहले आप थ्योरी तो कर लीजिए, तभी तो कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा ही नहीं तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया था। किसको? एक बिरसा नाम का आदमी था, मतलब बिरसा नाम का व्यक्ति था। उसको 1895 में कहाँ देखा गया था? झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों एवं गांवों में घूमते देखा गया था उसे। तो लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। लोग क्या कहते थे? कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है, और अनाज की छोटी ढेरी को, अनाज की जैसे छोटी सी ढेरी है उसको वो कई गुना बढ़ा सकता है, जैसे छोटी सी उसको कई गुना बढ़ा सकता है बिरसा मुंडा, बीमारियां दूर कर सकता है, उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, ऐसे लोग समझते थे बिरसा मुंडा को। फिर आगे देखते तो बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि वह भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। मतलब जो बाहरी लोग होते थे उन्हें दीकू कहा जाता था। जैसे हमने चैप्टर के शुरुआती में पढ़ा कि हमें आदिवासी के बारे में पढ़ना और दीकू और स्वर्णिम के बारे में। तो दीकू वो लोग होते थे जो बाहरी लोग होते थे। तो बिरसा मुंडा ने कहा, मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि आप सभी की रक्षा कर सकूं और बाहरी लोगों यानी दीकुओं से आपको आज़ाद करा सकूं, ये बोला उसने। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। कौन? बिरसा मुंडा। सबको लगने लगा था कि यह उनकी समस्याओं को दूर करने आया है, यहाँ पर भगवान ने भेजा है बल्कि। तो बिरसा का जन्म एक, मतलब सभी मानते थे, उसने भी बोल दिया था। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। किसमें? एग्जाम में से पूछे जाते हैं बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप लगा सकते हो आराम से कि बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो मुंडा एक जनजातीय समूह है और वो छोटा नागपुर में रहता है, और मुंडा परिवार में जन्म लिया था बिरसा ने। ठीक है। तो बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी कौन कौन? दूसरे संथाल और उरांव भी शामिल थे। कौन कौन थे? जो बिरसा थे उनके समर्थक में दूसरे आदिवासी भी उसमें शामिल थे। कौन कौन? संथाल और उरांव भी। तो ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन रहते थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, लेकिन आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न छिन्न हो रहा था। ये देख रहा था वो सब कि आजीविका खतरे में है, मतलब जीवन खतरे में है सभी का, और धर्म छिन्न भिन्न किया जा रहा है इनके आने से। फिर आगे देखते हैं हम ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और
इसीलिए हाईलाइट करके रखा है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो फालतू कहीं रहा है रही, उसको क्या पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इसलिए वही पढ़ेंगे हम। क्योंकि देखो हमारा सीटेट में एनसीईआरटी पूरी ही आती, बेसिक लेवल आता पूरा, पूरी ज़रूरी पढ़नी है। सोशल साइंस जिसका है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और डेली क्लासेस लीजिए, और जिसका एमपीटेट है उसे भी एनसीईआरटी क्लियर करनी होगी, जिसका सोशल साइंस है वर्क 2 निकालना है। तो सभी को देखो जिसका अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो जरूर उसको क्लियर करनी होगी एनसीईआरटी। फिर उसके बाद 1 लाइन क्वेश्चन लगाए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सभी इस चैनल पर लगवाए जाएगा, कराया जाएगा। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, डेली क्लासेस लीजिए। तो ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी, और इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे, और जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे वह कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। वह जो कबीले के सारे समाज यानी सारे लोग दिखते थे, वह कबीले के सारे लोग कुटुंब में बंधे रहते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। आर्थिक और सामाजिक फर्क था, पर कुटुंब में बंधे रहते थे। फिर देखेंगे हम कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, यानी किस तरह। चलो, 19वीं सदी तक एक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। जो 19वीं सदी आई तो तब विभिन्न भाग के जो आदिवासी थे वो सभी तरह तरह की अपनी अपनी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। कुछ झूम की खेती करते थे, तो देखते हो उन्हें, उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। देखो एग्जामों में स्टेटमेंट से पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट दी जाती है फिर हमें उसका आंसर लगाना होता है। तो कोई भी, इसलिए हमें डिटेल्स में पढ़ना होता है। हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आराम से हम स्टेटमेंट का आंसर निकाल ले जाएंगे। तो झूम की खेती के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या होती है झूम की खेती, कहाँ होती है, कैसी होती है। तो हम अच्छे से समझेंगे ना इसको, तभी तो एग्जाम में कर पाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि कौन पढ़ेगा ये थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी। आजकल थ्योरी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से भी उठा के दे रहे हैं एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं कि आपका इंपॉर्टेंट रट लिया कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो जरूरी नहीं वो ही आ जाए। ऐसे नहीं आ रहे आजकल, क्योंकि वो तो सबको ही याद करके रखता कि ये है, ये नहीं रखता, डिटेल्स कोई नहीं पढ़ने बैठता। तो झूम की खेती का समुदाय देखते हैं। तो झूम की खेती एक घुमंतू खेती को कहा जाता है। झूम की खेती मतलब घुमंतू कहा जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, वहाँ करते, फिर दूसरी जगह जाते, उस ज़मीन को छोड़ के वहाँ करते, ऐसी होती है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। और ये लोग जीवन तक धूप लाने के लिए ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते हैं, तभी तो नीचे तक जमीन पर धूप आएगी। जब ऊपर के, क्योंकि ऊपरी पेड़े रहेंगे तो बीच में धूप नहीं पड़ पाती ना, इसलिए तो जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं, और इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख खाली स्थान पर छिड़क देते हैं। और इस राख में पोटास होती है। क्या होती है? जो राख छिड़की जाती थी उसमें पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। अब ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो घुमंतू लोग या झूम खेती करने वाले लोग जो राख फैलाते थे उसमें क्या होता था, तो पोटास लिख सकते हो, जिससे वो क्या होती थी, तो उपजाऊ मिट्टी हो जाती थी। कुछ भी बन जाता है क्वेश्चन। तो वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह पर खुरद देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर दिया करते थे। खेत में उन्हें बीजों को बिखेर दिया करते थे। तो जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे। जब एक बार फसल तैयार हो गई तो वे उसे काट कर निकाल कर दूसरी जगह चल दिया करते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती है, मतलब कई सालों तक डली रहती है। जब वो परती का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी है जो दोबारा उपजाऊ हो जाए, पत्ती उसे कहा जाता है। ये बोल रहे हैं ना कई साल तक पत्ती पड़ी रहती थी, तो पत्ती का मतलब यही है खाली छोड़ देते थे जिससे उपजाऊ हो जाए। और साल का मतलब है एक पेड़, साल का मतलब होता है एक पेड़। और महुआ का मतलब होता है एक फूल जिसे खाया जाता है, एक फूल जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो घुमंतू किसान थे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं व जंगली मिट्टियों में ही रहते थे। तो जो घुमंतू लोग हैं ना, तो वो इस साइड यानी पूर्व इधर होता है पश्चिम, और उत्तर और दक्षिण। तो ज़्यादातर लोग पूर्वोत्तर यानी मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली मिट्टियों में ही रहते थे।
आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में रोक टोक यानी आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे, इसी तरीके से कर पाते थे वो लोग। तो कुछ शिकारी और संग्रहक भी थे। तो उनमें देखते हैं हम कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूहों और पशुओं का शिकार करते और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। देखो दोस्तों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में पेपर आने लगे बहुत ज़्यादा, अगर आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे फिर, इसलिए पेपर सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि आप एनालाइज होगा ना कि कैसे एग्जाम पेपर आ रहा है, तभी तो आप उस टाइप से पढ़ेंगे। अब हमें पता नहीं तो हम सोचते बनना ही लेते, तो बस स्टेटमेंट में आते तो हम स्टेटमेंट के जरिए हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, तभी तो हम उसका स्टेटमेंट निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे कहाँ से क्या चालू हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो समुदाय इसी तरह का समुदाय था खोंड, है ना। फिर इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करने निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगल से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली एवं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, है ना। और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम एवं पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी। कौन फूलों की, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार कि जो स्थानीय बुनकर थे उनको, चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की, मतलब किसकी ज़रूरत होती, तो हम लिख सकते हैं कुसुम और पलाश की। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये हैं जो कंधे पर जो डोंगरिया कंध कबीले होते हैं ना, उनकी औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाएंगी वो, क्या पत्तलें। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, क्या जो कुसुम और पलक की फूलों की जरूरत होती थी उनके लिए वे खोंड परिवारों से कहा करते थे। फिर कई बार तो इन चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली वो लोग कर लेते, उनसे काम चल लिया जाता था। और अपने कीमती वन उत्पादों के लिए ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेते थे। जब अपने लिए जैसे हम भी किसी से ज़रूरत की चीज़ पड़ती तो ले लेते हैं, फिर वापसी कर देते हैं। तो आदान प्रदान तो हम भी करते हैं ज़िंदगी में जो भी है। तो वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे और उन्हें कई बार ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी किया करते थे। जो जनजातीय लोग थे वो आसपास के गांवों में नौकरी भी कर लिया करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण में काम करता था, नौकरी करता था। तो कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करते थे, मतलब काम कतराते थे। तो बेगा एक जनजाति होती है जो कि बेगा खुद को जंगल को संतान मानती थी। जो बेगा जाति है ना, वो खुद को क्या मानती थी, जंगल की संतान मानती थी, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी, ऐसा मानती थी वो अपने आप को। मजदूर करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो बेगा जनजाति है उसको मजदूर करना क्या कहलाती थी, उसे अपने आप में लगता था कि अपमान की बात है हमारे लिए, बेगा जनजाति के लिए। यानी जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। यानी जो उनके पास नहीं रहती थी चीज़ें उनको खरीदते भी थे वो बाज़ारों में जाकर। तो इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे और व्यापारी की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ों को बेचते थे। तो जिससे खुदखोर महाजन भी आदिवासियों को कैद तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। यानी इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो
लोग थे, कुछ आदिवासी थे, उनको ज़रूरत पड़ती थी कुछ चीज़ के लिए, तो उनको बाजार जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से बाजार ना जाने की वजह से जो महाजन व्यापारी थे ना, महाजन और व्यापारी होते हैं बड़े बड़े लोग, तो वो लोग गांव में उनको चीज़ें प्रोवाइड करते थे, तो उन्हें देते थे, सो उनसे वो काम चलाते थे। लेकिन उसके बदले वो बहुत ज़्यादा कीमत उनसे वसूल करते थे। तो उन्हें बहुत दुख होता था कि ये क्या कर रहे। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये लोग हमें लूटना चाह रहे हैं, हमसे वसूल, मतलब बेचारे लोग कहाँ से, जंगल में रह रहे हो आप, वहाँ उनसे ईमानदारी की छोड़कर क्या, ईमानदारी तो क्या ही करेंगे, इतना वो करोगे तो फिर कोई भी समझ जाएगा। तो फिर वो उनसे समझ गए थे। कुछ जानवर पालते थे, तो कुछ जानवर भी पालते थे, जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। बेचारा गाय थे, मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। एवं पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरिए थे। जैसे कि कुल्लू के, जो कुल्लू मनाली होता ना, वहाँ के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये होते थे, और जो कश्मीर के बकरवाल बकरिए थे, अगले साल इतिहास की जो बकरिए थे, कौन, कश्मीर के बकराल बकरिए थे। फिर आगे देखते, बेबड़, बेबड़ किसे कहा जाता है, तो बेबड़ कहा जाता है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। जो जैसे मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती जो लोग करते हैं, उस घुमंती खेती को इस्तेमाल करने वाले शब्द ही बेबड़ कहलाता है, क्या, मध्य प्रदेश में, है ना। तो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। का 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। जब 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे और बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। कुल के जो सदस्य थे उन मूल निवासियों का उन्हें वंशज माना जाने लगा। वो जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। जैसे कोई ज़मीन पहले से हक जमा लेता, कहीं खाली होती है तो उसी का हक हो जाता था, इस प्रकार से वो भी करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। मुखिया के अनुयायी होंगे कुछ, जो ज़्यादातर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। क्योंकि कुछ ताकतवर लोग होते हैं ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है, तो वो अभी भी जैसे कि बटिया पे दे देते हैं। तो पहले भी ऐसे ही होता था कि ज़मीन बटाई पर दे देते थे लोगों को, है ना, जो बड़े लोग होते थे, और छोटे लोग तो मजदूरी करते ही थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासियों समूह शिकारी संग्रह या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जैसे कि और सारे घुमंतु खेती करने वाले जो लोग थे ना जनजाति के, तो जो ब्रिटिश शासन था ना, ब्रिटिश अफसर, तो उन्होंने सोचा, अनुमान लगाया कि इनमें से सभी से गोंड और संथाल जो दो जनजाति है ना, ये उन्हें लगा कि ये बहुत सभ्य तरीके से दिखाई देती थी, यानी अपने आप को सभ्य तरीके से रखती थी। वो सभी तो मतलब जैसे चाह रहते थे। तो जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जो जंगल में रहते थे उन्हें क्या माना जाता था, जंगली एक तो, और दूसरा बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी था। जो जंगली लोग थे ना, उनको अंग्रेजों को लगता था कि इन्हें सभ्य बनाना जरूरी है। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, तो आदिवासी मुखियाओं का अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था और उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत भी होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के कुछ स्थानीय नियम खुद बनाते थे। और ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। तो उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला। उन्हें कई गांवों में ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई थीं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, है ना। तो उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। क्या अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, मुखियाओं को नजदारा,
नजराना देना पड़ता था। नजराना क्या कहलाता है, तो नजराना कहलाता है हमारा क्या, जैसे गले के हार हुए, हमारा जेवर जो होता ना उसे नजराना बोलते हैं, या पैसे हुए सोने के, तो वो सभी अंग्रेजों के प्रतिनिधि हैसियत से अपने समूहों के अनुशासन में रखना होता था। और पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही थी, और परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। जो बड़े मुखिया और ताकतवर लोग होते थे उनके बारे में ये चर्चा चल रही थी। फिर आगे देखते हैं, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। जो गुजरात है ना उसके जंगल में एक खेती करती हुई जो कौन औरतें हैं, भील जनजाति की औरतें हैं ये, है ना, गुजरात में। तो फिर आगे देखते हैं, तो अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि किसानों को अपने नियंत्रण में करना आसान नहीं था, लेकिन कर लिया जाए जिससे अपने शासन के लिए आमदनी का नियंत्रण स्रोत हो जाएगा। तो फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए, और उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया। और उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, है ना, जी किसने कर दिया, अंग्रेजों ने। और कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। और जैसे कि आगे पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे, जिन्हें पट्टेदार घोषित किया गया वो भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे, और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यानी जो भूस्वामी है तो जो बड़े पट्टेदार उनका भाड़ा चुकाते थे पट्टेदार भूस्वामी का, और जो भूस्वामी है वो सरकार को लगान देती थी। जैसे हमारे पास भी होता है कि हम उन्हें टैक्स देते सरकार को, सरकार और आगे पहुंचाती है पैसा, इस प्रकार से लाइन बनी रहती थी। तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजी कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि आदिवासी थोड़े से कहने से थोड़ी ना मानते हैं। आज भी कई जनजातियां ऐसी हैं कि वो अपने में ही गुम रहती हैं, उन्हें नई शिक्षा चाहिए ना कुछ करना है ना। तो जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, और व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती खेती के लिए छूट दे दी गई। जैसे इस प्रकार से ऐसा हुआ कि ब्रिटिश शासन इनको अपने कब्जे में करना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे लिए काम करें किसान लोग, पर वो किसान बन के हमारे लिए काम करें ये आदिवासी लोग। पर वो कुछ आदिवासी लोग तो ठीक है उन्होंने मना लिए, पर कुछ आदिवासी लोग ऐसे थे कि वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उनके लिए फिर उन्होंने छोड़ दिया गया, और कुछ घुमंतू खेती करने के लिए उन्हें दे दी गई जगह, कुछ हिस्से दे दिए गए, तो वो करने लगे वहाँ। तो फिर है वन कानून और उसके प्रभाव क्या हुए। तो वन कानूनों में आए बदलावों से जनजातियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था। फिर आगे देखते हैं, भारी असर पड़ा था, है ना, जो कानून बनाए तो जनजातियों पर तो असर पड़ेगा ही उसका। तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, सारे जंगलों पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। जो जंगल थी ना उसको राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। उन्होंने इसलिए यहाँ के राज्यों में जंगल को घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वह इमारतियाँ लकड़ी होती थी, क्योंकि उससे फायदा होता था ना अंग्रेजों का। तो इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब जो जनजाति लोग थे वो आज़ादी से नहीं रह पा रहे थे इन लोगों की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से। ना वो झूम की खेती कर पा रहे थे, ना वो फल इकट्ठा कर पा रहे थे, ना वो पशुओं की शिकार कर पा रहे थे। इन सभी की इजाज़त उन्हें नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, बताओ किस तरह ऐसी काश्तकार में रह पाते वो जिंदा। तो उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। और जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, तो उनके सामने समस्या पैदा हो गई। कि समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम करना पड़ता ही। अब जैसे समस्या ये हो गई थी अंग्रेजों को, उनके लकड़ी जो चाहिए थी वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, काटना, ये कैसे करते, ये समस्या हो गई थी। फिर
उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला था कि उन्होंने तय किया था कि झूम काश्तकार को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। उन्होंने सोचा, भी बहुत चालाक थे अंग्रेज, कि अगर इनको भगा दिया तो हमें ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, अब हम कैसे लकड़ी का इंतजाम करेंगे। तो उन्होंने कुछ झूमकार काश्तकारों को ज़मीन दे दी थी, जंगलों में कुछ टुकड़े उनको दे दिए गए थे। उन्हें वहाँ खेती करने के लिए छूट होगी और बरसते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी भी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी, और इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग और सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए थे। तो उन्हें बसा दिया गया फिर वनों में, गाँवों में। तो बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया था कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, औपनिवेशिक कानून। तो उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों के चलते जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। और 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। इसी तरह के विद्रोह होने चालू हो गए, क्योंकि जो सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार, तो वो सभी पर, आदिवासियों पर, सब पे अपना शासन थोपना चाहती थी, पर सबको ये मंजूर नहीं था। तो फिर तो होते ही विद्रोह, फिर विद्रोह चालू हो गए। जैसे कि गोदारा औरतें बुनाई करते हुए, ये कर रही गोदारा औरतें क्या बुनाई, ये इस प्रकार से बुनाई करती थी। व्यापार की समस्या कैसे हुई है? 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। जो व्यापारी और महाजन होते थे, जो जनजातियों से पैसा लूटते थे, बहुत दामों में चीज़ें देते थे, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं ने, व्यापारी और महाजन ने जल्दी जल्दी आने लगे। कहाँ पर? वे वन उपज खरीदने और नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। उन्होंने जल्दी हाँ भर दिया कि जो आदिवासी हैं उनको खरीद उपज खरीदेंगे उनसे, और नगद कर्जा भी लेंगे, और उन्होंने मजदूरी पर भी रखेंगे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया था कि क्या हो सकता है, असर पड़ेगा, क्या होगा। यह समझने के लिए आइए हम रेशम उत्पादों को देखते हैं। तो 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग पड़ गई। जब 18वीं सदी हुई तो भारतीय रेशम थी जो, उसकी मांग यूरोपीय बाजारों में बहुत भारी पड़ गई, बहुत ज़्यादा पड़ गई। तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे, और वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास, वर्तमान में झारखंड में है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़ों को पालते थे। जो रेशम के कीड़े होते हैं, संथाल जाति के लोग उन्हें पालते थे। तो रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोषों यानी रेशमी कीड़ा होते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे, और इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, और रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। क्योंकि देखो, आदिवासी जो रेशम उत्पाद करते थे, उन्हें तो हानि होती थी, क्योंकि वो कम दामों पर बेचते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, और जिन्हें बेचते थे तो वो और जगह बेच के बहुत फ़ायदा पाते थे। तो फिर ऐसा स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। क्योंकि देखो, जो बाजार के लोग और समुदाय और व्यापारी होते ना, उनको दुश्मन इसलिए मान लगे थे क्योंकि वो लोग इनसे थोड़े से पैसों में खरीद कर वहाँ अच्छे भाव में बेचते थे, तो उनका घाटा होता था, उन्हें फ़ायदा होती थी, वो ये बेच नहीं पाते थे। तो ये इस प्रकार से वो उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे थे। जैसे कि बिहार में कोयला खनिज का काम चल रहा था। 1920 के दशक में बिहार की झारियाँ और रानीगंज कोयला खदानों के काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। जो बिहार में कोयला खनिज है, वहाँ पर काम चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा 50% आदिवासी उस खनिज में कार्य कर रहे थे। जिसमें से पता है क्या हुआ, जिसमें से
1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। क्यों मारे जाते थे? क्योंकि उन्हें प्रताड़ना होती थी, खाना नहीं अच्छे से मिलता था, काम करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते थे वो लोग। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी के जब आखिर आया ना, तो चाय बागान फैलने लगे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। तो असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। और ये ठेकेदार ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। इसलिए बहुत तनाव में आ गए थे वो लोग। ना उन्हें घर जाने देते थे, उन्हें कम वेतन देते थे, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वहाँ मरेंगे ही। फिर 2000 लोग मरते थे कम से कम एक बार। तो नज़दीक पर देखते हैं तो क्या हुआ कि व्यापारियों व जनपदों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। और 1821 से 32 में केवल कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बल्ली विद्रोह हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1910 में, और जो 1940 में विद्रोह हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में बल्ली विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था। जो बिरसा मुंडा विद्रोह कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह था बिरसा मुंडा वालों का। अभी कितना चैप्टर रह गया? अभी तो थोड़ा और रह गया, देखते हैं। फिर है हमारा आगे विद्रोह इसी प्रकार का था बिरसा मुंडा का, जो और विद्रोह कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में बल्ली विद्रोह हो रहा था और मध्य प्रदेश में बस्तर विद्रोह चल रहा था। फिर वो बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ और इनके पिता गरीब थे बिरसा मुंडा के। तो बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों में चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय खंडों में नाचते गाते बीतता था। और उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों और मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो दीकू यानी बाहरी लोगों के उत्पीड़न से बहुत ज़्यादा आज़ाद थे और फिर इस तरह से वो फंस गए थे, उनकी बात किया करते थे। तो अगर वे अच्छे ईसाई बन पाए, कौन? बिरसा मुंडा। अगर वे अच्छे ईसाई बन पाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता था। बाद में बिरसा ने, ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहे थे कौन? वहाँ के जो साम्राज्य, वो बिरसा मुंडा के जो वहाँ के थे ना उपदेश देने वाले, यानी मशीनरी, यानी बिरसा मुंडा के स्थानीय लोग थे। तो उन्होंने बोला था ये, अगर वे अच्छे काम कर पाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ उधार कर लिया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, जिसको बिरसा मुंडा से आह्वान किया गया और वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ सुथरा रखें और जादू टोनों को पर विश्वास ना करें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई वहाँ के अपने स्थानीय लोगों को कि ऐसा ऐसा करें, और ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्हें कई बार बाहर का मानते थे जो थे ज़मींदार, और जो मुंडा जीवन की शैली को नष्ट कर रहे थे। तो वैष्णव क्या होता है? वैष्णव की पूजा करने वाले वैष्णव होते हैं। तो 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प लें, और वह अतीत के एक स्वर्ण युग का सतयुग की चर्चा करते थे, यानी सतयुग स्वर्ण युग लाए। जब मुंडा लोग अच्छी तरह जीवन जीते थे तो तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों की नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग बार बार
एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। फिर से मुंडा यही चाहते थे, यानी बिरसा मुंडा। तो अपने अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिरसा मुंडा तो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, तो उसे परेशानी हो रही ब्रिटिश को। तो यह आंदोलन मशीनरियों और महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाह रहा था। तो यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। तो अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और उनकी मशीनरी, उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। तो जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। और क्या हुआ कि जब इतना सब आंदोलन फैलने लगा तो बिरसा मुंडा को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था 1895 में और 2 साल की सज़ा सुना दी थी। फिर ये आगे कि 1897 में 2 साल की सज़ा तो हो ही गई बिरसा मुंडा को। फिर 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। और एक चीज़ और, जो सफ़ेद झंडा होता है वो बिरसा राज का प्रतीक था। क्या मुख्य इम्पोर्टेंट, जो सफ़ेद झंडा पूछा जाएगा कभी भी, तो सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता था? तो बिरसा राज का होता था प्रतीक। फिर है सन 1900 में बिरसा की हेजे से मृत्यु हो गई। क्या, जैसे ये पूछा जा सकता है कि बिरसा की मृत्यु किस में हुई थी? सन 1900 में हुई थी। और किस चीज़ से हुई थी? तो हेजे से। और आंदोलन ठंडा पड़ गया और आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। जो पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। और दूसरा, जो पहला तो ये था कि दीकू लोग आसानी से कब्जा कर सकें आदिवासियों की ज़मीन पर, मजबूर किया उन लोगों ने, सरकार ने। फिर है दूसरा है, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दे दिया था। इस प्रकार से थी हमारी कहानी आज की, जो जनजातियों के ऊपर थी, दीकुओं के ऊपर थी, जो बाहरी दीकू आके क्या क्या करना चाहते, कितना अत्याचार करते थे कि वो हमारे हिसाब से चले और हमारे हिसाब से करें। तो आज का हमने पढ़ लिया, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर आप लगा सकते हो आराम से। जैसे अंग्रेजों ने आदिवासियों के किस रूप का वर्णन किया, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को क्या स्वामित्व मिल गया, असम को और बिहार। इस प्रकार से आप तो क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। पहले अच्छे से रीडिंग पूरा अच्छे से पढ़िए और फिर उसको क्वेश्चन आंसर लगाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या स्टेटमेंट में पूछा जाने लगी थ्योरी और पेपर में, तो बहुत ज़रूरी है। और आप जिसने जो नए आए हुए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं एंडेड होती है और अगली क्लास अगले समय पर डाल दी जाएगी। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।